तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इंटेंसिटी वाला या फिर प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट आपने उतने अच्छे से अभी समझा नहीं है, तो मैं उस पर इंफेसाइज करता हूं। यहां पर भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, इट इज नॉट ओनली इन दिस केस, पर शायद आपने पहले नहीं पढ़ा हो या पढ़ा हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फील पहले समझते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है जिसमें आपने एक बल्ब जलाया, तो आप एक कमरे में रोशनी है, और एक दूसरा कमरा है आपने दो बल्ब जलाया, दूसरा कमरा है वहां दो बल्ब जला है, वहां पे भी रोशनी है। कहां ज्यादा रोशनी है? कहां ज्यादा रोशनी है? दूसरे कमरे में, क्योंकि दो बल्ब जलाए हैं। नहीं, आपका अगर आप थोड़े से भी सोच के काम करते हो, आप पूछते कि सर दूसरे कमरे का साइज कितना बड़ा है, क्योंकि हो सकता है इस कमरे में एक बल्ब जलाकर ज्यादा रोशनी आ जाए और दूसरा कमरा बहुत बड़ा हो, वहां दो बल्ब जलाओ तब भी उतनी रोशनी ना हो। इसका मतलब सिर्फ बल्ब इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने एरिया पे एक बल्ब से कम लाइट। इतना क्लियर अगर सवाल पूछा था किस कमरे में ज्यादा एनर्जी निकल रही है बल्ब से, तो ऑब्वियसली जहां दो बल्ब लगाओ ज्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन रोशनी कहां पे ज्यादा, फील ऑफ इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा है? जहां पर दो बल्ब यानी पर यूनिट एरिया पे कितनी लाइट गिर रही है। मतलब अगर सेम साइज कमरे में एक बल्ब लगाओ दो बल्ब लगाओ, तो दो बल्ब में ज्यादा लाइट होगी, इल्यूमिनेंस ज्यादा होगा। तो दिस इज द फीलिंग ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज नॉट अबाउट द हाउ मच लाइट इज कमिंग, हाउ मच लाइट इज कमिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यानी सेम साइज के कमरे में अगर आपने एक बल्ब लगाया और दो बल्ब लगाए, तो ऑब्वियसली दो बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। पर एक छोटे कमरे में एक बल्ब लगाया और एक बहुत बहुत बड़े कमरे में दो बल्ब लगाए, तो बहुत बहुत बड़े कमरे में दो बल्ब के बाद भी इंटेंसिटी कम होगी। बिकॉज इंटेंसिटी का मतलब यह नहीं होता कितनी एनर्जी बल्ब निकाल रहा है, कितनी जगह को मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? मान लो यहां पर इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पर एक स्फेयर है, ब्लैक बॉडी, सिग्मा, और इसका मतलब टीएस है, और कोई नहीं है दुनिया में, और एरिया ए है, रेडियस इसकी आर है। लेट्स से इट इज सन ही मान लेते हैं, ये सन है जिसका रेडियस आर एस है और टेम्परेचर ऑफ द सरफेस जो है वो टीएस है सन का। ठीक है, अब इससे लाइट निकल रही है, इससे लाइट निकल रही। कॉमन सेंस से भी आपको पता है कि जो बहुत पास में होगा उस पर ज्यादा एनर्जी गिर रही होगी सेम एरिया के लिए, और जो दूर होगा उस पर कम। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ध्यान समझिए, ये कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में निकाल रहा है, वो तो आएगा हमारे स्टीफेंस लॉ से। ये एनर्जी निकाल रहा है पर यूनिट टाइम, सिग्मा 4 पाई आर एस की पावर 2 इंटू टी एस की पावर 4। ये निकाल रहा है डी क्यू एमिटेड बाई डी टी। पर सेकंड इतनी एनर्जी निकाल रहा है। क्या जितनी पर सेकंड निकाल रहा है वो हर आदमी को पर सेकंड उतनी मिल रही है? नहीं सर, वो कहां पर है, कितना बड़ा है, उस पर डिपेंड करेगा। मान लो यहां पर मैं खड़ा हूं इतना एरिया का, या यहां पे मैं खड़ा हूं इतने एरिया का, सेम एरिया का, सन से इतनी दूरी पर, क्या आपको दिख रहा है कि जितनी ये निकाल रहा है वो तो फिक्स्ड है, पर मुझ पे गिरने वाली लाइट और इस पर गिरने वाली लाइट में अंतर होगा, इस पर कम और उस पर ज्यादा, इस पर ज्यादा उस पर कम गिर रही होगी क्योंकि ये पास है। तो यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये यहां रखा हो और ये यहां पर हो इतना बड़ा, तो डेफिनेटली हो सकता है कि इस पे आपको लग रहा है ये तो पास है, पर पास का छोटा भी तो है। यानी एक एरिया और दूरी दोनों पे रिलेटेड एक बात तो इंपॉर्टेंट है ही है कि एरिया कितना है उस बॉडी का और वो कितना दूर है। इसलिए हम इंटेंसिटी डिफाइन करते हैं, कितनी लाइट गिर रही है। अब ध्यान समझिएगा, ठीक है। इससे हर जगह लाइट निकल रही है यहां पर, तो इससे अगर हर जगह लाइट निकल रही है, ये यहां पर हर जगह लाइट आ रही है, हर जगह लाइट इससे बाहर निकल रही है, सॉरी अंदर से नहीं, सरफेस से बाहर निकल रही है, ये ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है, ये सरफेस से लाइट बाहर निकल रही है, तो हमें कहा इंटेंसिटी। क्या इतना क्लियर है कि इससे आर दूरी पे यहां छोटा सा एरिया लूं, या 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 यहां, हर जगह इंटेंसिटी एक जैसी होगी? सेम एरिया लिया है, सेम एनर्जी आएगी क्या? हर जगह आर दूरी चाहिए, इधर उधर स्फीयर है ना, स्फीयर में आर दूरी कहीं पे भी चले जाओ सेम ही आएगी। और अगर मैंने यहां पर एक स्फेरिकल सरफेस एज्यूम की, क्या इस पूरे स्फेरिकल सरफेस के यूनिट एरिया पे किसी भी जगह सेम एनर्जी गिर रही होगी? इसका मतलब है इस पूरे स्फेरिकल सरफेस पे हर जगह इंटेंसिटी एक जैसी होगी।
आपने कहा कितनी होगी वो इंटेंसिटी, तो क्या ये पूरी एनर्जी जो ये निकल रही है वो स्फेरिकल सरफेस पे पहुंचेगी? ऑब्वियसली पहुंचेगी। तो और हर जगह इंटेंसिटी सेम है, तो इंटेंसिटी यहां पर आ गई, मान लिया दूरी स्मॉल r है, तो इंटेंसिटी हमारे पास आ गई सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर टीएस की पावर 4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इससे कभी भी किसी स्फेरिकल सोर्स से सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर, सेंटर से स्मॉल आर दूरी पर अगर इंटेंसिटी पूछे तो वो इतनी आएगी, ये याद रखना चाहिए। अब बात है इंटेंसिटी सर इतनी आएगी, ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल बात नहीं थी क्योंकि एनर्जी फॉल कर रही है, पर यूनिट एरिया किया। अब मान लो यहां पर एक छोटी सी चीज होती, छोटी सी चीज, और इसका एरिया होता A1, छोटा सा फॉइल होता A1 एरिया होता, कोई पूछता इस पर कितनी लाइट गिर रही है, तो इंटेंसिटी है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई विद दिस एरिया, इस पर लाइट गिर रही है, ठीक है। अगर लेकिन ये बड़ा होता और अब मैं पूछता अब इसमें कितनी लाइट गिर रही है, आप कहते बड़े एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बड़े एरिया के लिए हर पॉइंट अलग अलग दूरी पर है। अगर हर पॉइंट अलग अलग दूरी पर है तो हर पॉइंट पे इंटेंसिटी अलग अलग होगी, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम पहले बात करते हैं छोटे से एरिया पे। तो छोटे से एरिया अगर यहां पे रखा हो, इस पे कितनी एनर्जी गिर रही है, एनर्जी, ये छोटा सा पार्ट है फॉर स्मॉल फॉयल, स्मॉल फॉयल छोटा सा पार्ट है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू इंटेंसिटी इंटू एरिया, सिंपल। लेकिन ये सिर्फ छोटे वाले के लिए, बड़े वाले के लिए मैं क्यों नहीं कर पाया इंटेंसिटी इंटू एरिया, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं कर पाऊंगा इंटेंसिटी इंटू एरिया क्योंकि उसका एरिया तो हमें पता है, पर इंटेंसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो कौन सी इंटेंसिटी देखूं, हर जगह अलग अलग रोशनी होगी, ये ज्यादा चमकदार होगा या कम चमकदार होगा, जितना दूर होगा कम चमकदार होगा, तो ऑब्वियसली हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन से नहीं कर सकते। उनके लिए और तरीके हैं हमारे पास, मैं उसकी भी बात करूंगा जिसका नाम है सॉलिड एंगल, ताकि मैं क्लियर ही कर दूं कि इंटेंसिटी वाले सवाल हर तरह की दुनिया में कहीं पर भी आए, चाहे आगे 12th में जाके पढ़ा हो या पहले पढ़ा नहीं था, तो अब आपको कम से कम यहां क्लियर हो जाए। तो हम इस बड़े एरिया में कैसे डील करेंगे उसकी बात करेंगे, पर छोटे एरिया में समझ में आना चाहिए कैसे बात कर रही है, ठीक है। अब छोटे एरिया के करस्पॉन्डिंग ही अगर मैं बात करूं तो हम सन के मुकाबले दूरी के, सन और सन के साइज और सन से दूरी के मुकाबले अर्थ को मानते हैं छोटा ही। अर्थ हमारी यहां पर है, तो कोई पूछता है अर्थ पर सन का कितना रेडिएशन गिर रहा है, दूरी स्मॉल डी है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर I इंटू A1 आएगा। और A1 कौन सा वाला, सरफेस एरिया नहीं, वही जो प्रोजेक्टेड एरिया जो उसके आगे रोक रहा था, पाई आर स्क्वायर, यानी सन से अर्थ पर आने वाली एनर्जी अगर हम बात करें तो होगी सिग्मा 4 पाई आर एस स्क्वायर टी एस की पावर 4 अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर, ये तो गई इंटेंसिटी इनटू एरिया ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, पाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो दिस इज द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ सन। क्लियर है क्या मेरी बात? इसको हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। तो दिस इज कॉल्ड सोलर कांस्टेंट, इसका नाम है, कई बार नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, सोलर कांस्टेंट। और कुछ डिराइव करने के लिए इट इज अ कांस्टेंट याद होना चाहिए कितना है सोलर कांस्टेंट। सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिखना आ गया तो सबको समझ में आ गया, लिखना आना जरूरी है। अर्थ को एक पहली बार छोटा मानते हैं और कौन सा एरिया लेते हैं अर्थ का, प्रोजेक्टेड वाला, बस ये दो बातें याद रखना, अर्थ छोटी है दूरी के मुकाबले और प्रोजेक्टेड एरिया ले रहे हैं। क्लियर है? आई होप ये क्लियर हो गया। सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी इन डिफरेंट केसेस, और हमने बताया था इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं सोर्स के कारण, और किसी भी सरफेस पे कितनी लाइट गिर रही है, एनर्जी कितनी गिर रही है, रेडिएशन कितना गिर रहा है पर सेकेंड, अगर वो छोटा है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था सोलर कांस्टेंट वाला, उसमें उसके एरिया प्रोजेक्टेड एरिया का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टेड एरिया को मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट आई मीन बाय प्रोजेक्टेड एरिया। फॉर एग्जांपल यहां पर एक हमारे पास कोन है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास दूसरा सिलेंडर है जो ऐसे रखा हुआ है, हेमिस्फेयर है, ये ऐसे रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, और ये कोन का हाइट आपके पास h दे रखा है। एक कोन और बना लेते हैं अपन ऐसे, ये कोन है ऐसे भी रखा हुआ है,
रेडियस r है, हाइट h है, इसका भी रेडियस r है, हाइट h है, इसका भी रेडियस r है, हाइट h है, और इसका रेडियस r है, ये फॉर एग्जांपल। और मान लिया कि यहां पर ऊपर से रेडिएशन फॉल कर रहा है हर सरफेस पे, हर सरफेस पे रेडिएशन फॉल कर रहा है, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का रेडिएशन फॉल कर रहा है, और इसकी इंटेंसिटी I है, ये मैंने मान लिया इंटेंसिटी I है। अब इस पे जो कितना रेडिएशन फॉल कर रहा है उसका हमें वैल्यू निकालना है कि इस पर्टिकुलर सरफेस पे कितना रेडिएशन फॉल कर रहा है। तो जैसे सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि इस पे कितना रेडिएशन फॉल कर रहा है। तो इस पे कितना रेडिएशन फॉल कर रहा है, तो अब आपने कहा इंटेंसिटी तो आपको पता है I है, एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर विच एरिया? यहां पे एरिया तो कर्व सरफेस है, इसमें कैसे एरिया निकालेंगे जिसपे फॉल कर रहा होगा? तो ये प्रोजेक्शन से काम आएगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर ऊपर से लाइट मारेंगे तो इसका नीचे एक आपको शैडो बन के दिखाई देगा। क्या आप दिख रहा है आपको वो शैडो कैसा आएगा? वो शैडो आपको इस केस में कैसा दिखाई देगा? ट्रायंगल फॉर्म का आएगा, ट्रायंगल फॉर्म का आएगा, जिसका ये जो आपका यहां पर जिसका ये लेंथ जो हमारे पास आएगा वो आएगा इस तरफ, शैडो इसका जो बन रहा होगा ये लेंथ आएगा 2r, और ये हाइट आएगी h, और ये आपका एक ट्रायंगल सा शैडो बन के तैयार होगा। इस शैडो पे इस ट्रायंगल को अगर मैं इसके ऊपर रख दूंगा तो जितना इस पे लाइट गिरेगा वही तो इस पे गिरने वाला है। तो इसका मतलब इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या होने वाला है? ट्रायंगल। प्रोजेक्टेड एरिया ट्रायंगल, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? r इंटू एच। तो इस पे गिरने वाली लाइट का पर सेकेंड जो आ रही है वो हो जाएगी dq/dt इज इक्वल टू IRH। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, कैन यू सी टेल मी व्हाट इज द प्रोजेक्टेड एरिया? सोच के बताइए, ऊपर से लाइट आएगी तो शैडो कैसा बनेगा? सर्कल। वेरी गुड। तो इसका हो जाएगा आंसर I पाई r स्क्वायर। परफेक्टली ऑलराइट। इसमें तो क्लियर कट है क्योंकि फ्लैट सरफेस ऑलरेडी दे रखा हुआ है, तो इसमें तो क्लियर है I इंटू पाई r स्क्वायर। सिमिलरली इसकी क्या आएगा? इसका अगर आप डालेंगे तो नीचे क्या बन के दिखाई देगा? प्रोजेक्टेड एरिया आपको क्या बन के आएगा? रेक्टेंगल। कितना? 2r और h। तो इसका आंसर आएगा I 2RH। इसका क्लियर है? I पाई r स्क्वायर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया कि कैसे आप प्रोजेक्टेड एरिया कब जरूरत, जब कर्व सरफेस पे यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लाइट गिर रही होगी तो आप उस कर्व सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई I का नहीं करेंगे टू फाइंड आउट एनर्जी कमिंग पर यूनिट टाइम। यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द प्रोजेक्टेड एरिया, देन ओनली यू विल गेट द आंसर। तो इस केस में हमारा हर केस में इस तरह की सारे पॉसिबिलिटी और भी हो सकती हैं, पर आपको समझ में आना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल यही बेस रहता और इसका शेप कुछ ऐसा 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 हो रहा होता, तो ऐसा बेस हो रहा होता, तब भी हमारा इसका प्रोजेक्टेड एरिया क्या आने वाला था? वही प्रोजेक्टेड एरिया इसका आने वाला था जो हमने बात की कि किसको घेर लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यानी इस बाहर एक्सट्रूड नहीं करूंगा, ये ऐसे 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 करके यहां पर आया था, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया अभी भी वैसा ही होने वाला था। क्लियर है कि मैं बाहर आता था थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता, इसलिए बाहर नहीं किया। तो प्रोजेक्टेड एरिया कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। कब इस्तेमाल करेंगे? जब यूनिफॉर्म इंटेंसिटी आएगी और कर्व सरफेस पे कितनी एनर्जी गिर रही है उसका पता आपको निकालना होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब हम रेडिएशन के हमने अभी दो केस पढ़े थे, आपको बताया था। पहला कि ऑमनी प्रेजेंट सराउंडिंग में रखा गया था, दूसरा स्फेरिकल सिस्टम था, एक स्फीयर उसके ऊपर दूसरा स्फीयर, कंसेंट्रिक स्फीयर थे। इसी जैसा एक और डायग्राम आता है, वो भी हमें समझ में आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें क्या करते हैं? दे गिव लार्ज प्लेट्स दे दी आमने सामने, ऐसी बहुत सारी लार्ज प्लेट्स रखी हुई है, ऐसे बहुत सारी, लेट्स से 3 हमने प्लेट्स यहां पे रखी हुई है। और फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर T1 मेंटेन कराया हुआ है भाई एनी मीन, मतलब उन्होंने कुछ हीटर लगाया होगा, टेम्परेचर T1 इसका मेंटेन है, किया हुआ है भाई। इसका टेम्परेचर T2 मेंटेन कराया हुआ है किसी तरह से, बीच वाले को जस्ट रखा हुआ है और पूछा है कि बताओ इफ द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन एंड ऑल ऑफ देम आर ब्लैक बॉडी है तीनों के तीनों। ये केस 3 की बात कर रहा हूं मैं, केस 3 तीनों की तीनों ब्लैक बॉडीज हैं हमारे पास। आप मुझे बताइए कि बीच वाले का टेम्परेचर कितना होगा। ये एक वन ऑफ द क्वेश्चन है, वे ऑफ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सवाल में हो सकता है पूछ ले कि इसमें कितना हीटर लगा हुआ, कितना बड़ा, ये सारे सवाल पूछ सकता है, पर मुद्दा सिर्फ ये है कि आपको समझना चाहिए कि इसमें यूज कैसे करेंगे रेडिएशन के लॉ को। ठीक है, तो यहां पर हमें बात करनी है, लार्ज मेटल प्लेट्स है, ठीक है, इसका टेम्परेचर निकालना, लेट इसका टेम्परेचर T है जो हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, अब बीच वाली सरफेस पर एनर्जी कहां से गिरेगी? ये अपने टेम्परेचर का रेडिएशन निकाल रहा होगा, इस पे गिर रहा होगा, ये भी निकाल रहा होगा, इस पे गिर रहा होगा, और ये खुद दोनों तरफ निकाल रहा होगा। तो अगर इसका एरिया A मान लिया, विच इज वेरी लार्ज, तो इसका एरिया A मान लिया, तो इससे देखते हैं कितना निकल रहा होगा। तो इस सरफेस से भी निकल रहा होगा, इस सरफेस से भी निकल रहा होगा, तो इससे निकलने वाला रेडिएशन dq/dt की अगर हम बात करें
तो हमारे पास आ गया सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू 2। इज इट राइट? 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? गुड। अब इससे एनर्जी इसके पास आ रही होगी, कितनी आ रही होगी? जितना ये निकालेगा इधर की तरफ उतनी इसके ऊपर गिरेगी। तो माइनस सिग्मा ए T1 की पावर 4। सिमिलरली लेफ्ट साइड से, राइट साइड से भी माइनस सिग्मा ए T2 की पावर 4। तो ये बीच वाली प्लेट के लिए ms dt बाई dt हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है कि बताओ इसका टेम्परेचर बीच में कितना मेंटेन हो गया, कितना फिक्स्ड हो जाएगा, टेम्परेचर निकाल के बताओ। इसका मतलब स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। इन दैट केस dt बाई dt की वैल्यू क्या डाल देंगे? 0। जैसे dt बाई dt की वैल्यू 0 डालेंगे, आई होप यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t, जो कि सीधे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल आपके सामने अगर आएंगे तो भी निकाल सकते, निकाल के देखें क्या आएगा। तो अगर हम कहते हैं स्टेडी स्टेट में बीच वाले का टेम्परेचर कितना आएगा, स्टेडी स्टेट में, स्टेडी स्टेट का मतलब dt बाई dt इज 0। तो हमारे पास आ गया t की पावर 4 इंटू 2 बराबर T1 स्क्वायर, T1 की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4। चेक करिए ये आ रहा है, सिग्मा एक कैंसिल। तो हमारे पास t कितना आ गया? t की वैल्यू आ गई T1 की पावर 4 प्लस T2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 1/4। तो दिस वुड बी द आंसर। यही सवाल जेई में आया था, जिसका सब सिंपल आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।